हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभय चक्रवर्ती है और एक बार फिर मैं अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम सेंटर पे आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। चूँकि हम प्राचीन भारत में मौर्य काल को पढ़ रहे थे, जिसमें हम चंद्रगुप्त मौर्य को इंड कर दिया था। आज हम अशोक के बारे में पढ़ने वाले हैं। यदि आप हमारे स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आइए हम बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं अशोक के बारे में। अशोक की बात करें तो अशोक जो है 273 से 232 ईसा पूर्व तक इसका शासन चलता है। कब से कब तक शासन रहता है तो अशोक की बात करें तो अशोक का 273 ईसा पूर्व से लेकर 232 ईसा पूर्व तक रहता है। बिंदुसार की 16 रानियों से 101 पुत्र हुए, जिनमें से अशोक सर्वाधिक तेजवान था। अशोक का एक ही सगा भाई था जिसका नाम था विगताशोक। याद रखिएगा, अशोक का एक ही सगा भाई था जिसका नाम विगताशोक था। हालांकि अशोक के तो बहुत पुत्र भाई थे, है ना। देखिए यहाँ पास लिखा बिंदुसार की 16 रानियाँ थीं जिनमें से 101 पुत्र थे, लेकिन यहाँ महत्वपूर्ण पुत्रों की ही बात करेंगे। राइट, नेक्स्ट पॉइंट है बौद्ध अनुश्रुतियों के अनुसार अशोक अपने 99 भाइयों को मार कर गद्दी पर बैठा था। ठीक है, तो क्वेश्चन आ सकता है कि किस ग्रंथ के अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों को मारकर गद्दी पर बैठा है? तो बौद्ध अनुश्रुतियों के अनुसार। राइट, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि अशोक का सिंहासरोहण 273 BC में हो चुका था, जबकि राज्य अभिषेक 4 वर्ष पश्चात 269 BC में हुआ था। यहाँ पास ध्यान देने योग्य बात यह है कि जो अशोक था, अशोक का पहले सिंहारोहण हुआ था जो कि 273 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, उसका पहले सिंहासन रूढ़ हो चुका था, बाद में राज्याभिषेक होता है। जनरली क्या होता है, पहले राज्याभिषेक होता है फिर कोई गद्दी पर बैठता है, लेकिन इसके साथ उल्टा हुआ। वो पहले गद्दी पर बैठा, बाद में उसका राज्याभिषेक या तिलक अभिषेक किया गया। राइट, तो 273 BC में सिंहासन रोहण हुआ था और 269 BC में राज्याभिषेक किया गया, है ना। अशोक अवदान माला में अशोक की माँ का नाम क्या था? तो सुभद्रांगी बताया गया है। किसमें? सुभद्रांगी अशोक की माँ का नाम था और इसकी जानकारी हमें अशोकावदान माला से प्राप्त होती है। बौद्ध ग्रंथों में अशोक की कई पत्नियों के नाम का उल्लेख है, जैसे कि असंघमित्रा हो गया, महादेवी हो गया, पद्मावती हो गया, है ना, और तिस्य रक्षिता हो गया। अशोक के इलाहाबाद कौशाम्बी अभिलेख में अशोक के इलाहाबाद कौशाम्बी अभिलेख में अशोक की एक ही रानी कारुवाकी का उल्लेख किया गया है। राइट, तो याद रखिएगा कि किस अभिलेख में अशोक की एक ही रानी कारुवाकी का उल्लेख मिलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इलाहाबाद के कौशाम्बी अभिलेख में। अशोक के इलाहाबाद कौशाम्बी अभिलेख में एक ही पुत्र तीवर का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो इलाहाबाद अभिलेख से हमको दो चीज़ें हैं कि उसकी एक ही पत्नी कारुवाकी का उल्लेख मिलता है और एक ही पुत्र तीवर का उल्लेख मिलता है। देवा नाम प्रियदर्शी अशोक की सर्वाधिक लोकप्रिय उपाधि थी। क्या? देवा नाम प्रियदर्शी जो है अशोक की लोकप्रिय उपाधि थी। अशोक का नाम अशोक उसके 4 अभिलेखों में मिलता है। देखिए, अशोक का नाम अशोक कितने अभिलेखों में? 4। जैसे कि गुर्जरा का मध्य प्रदेश अभिलेख है, मास्की का कर्नाटक अभिलेख है, नेत्तूर कर्नाटक है और उडेगोलम कर्नाटक है। राइट, तो मध्य प्रदेश में एक अभिलेख में उसका अशोक नाम मिलता है। क्या नाम है? गुर्जरा, जो कि मध्य प्रदेश में। बाकी 3 कर्नाटक में है। कौन कौन से? मास्की है, नेत्तूर है और उडेगोलम है। सर्वप्रथम 1915 में मास्की शिलालेख में अशोक का नाम पढ़ा गया था। राइट, तो किसमें? सर्वप्रथम 1915 में मास्की लघु शिलालेख में अशोक का नाम अशोक पढ़ा गया था। किस अभिलेख में? मास्की अभिलेख में। नेक्स्ट पॉइंट क्या है?
नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद 261 बीसी में कलिंग विजय की थी। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है यहाँ पे कि अशोक ने कलिंग विजय किस ईसा पूर्व में, किस बीसी में की थी, किस सन में की थी। तो 261 बीसी में जो है क्या है, अशोक ने कलिंग विजय की थी। राइट, अशोक के कलिंग विजय की जानकारी हमको किससे मिलती है, तो 13वें अभिलेख जो कि दीर्घ अभिलेख है। राइट, 13वें अभिलेख से जो कि जो है क्या है, दीर्घाभिलेख है, उससे हमें अशोक के कलिंग विजय की जानकारी मिलती है। राइट, तो यहाँ से हमको 2-3 पॉइंट क्या क्या याद रखने देखा। अशोक का नाम अशोक 4 अभिलेखों में मिलता है। एक तो मध्य प्रदेश के गुर्जरा अभिलेख है और 3 कर्नाटक में है, मास्की, उडेगोलम और नेत्तूर। राइट, ये 3 जो है क्या है, कर्नाटक में है। दूसरी बात कि कलिंग युद्ध इसने किस सन में विजय की थी, तो 261 ईसा पूर्व में कलिंग विजय की थी। तीसरी बात, कलिंग विजय के जानकारी हमें किस शिलालेख से मिलती है, तो अभी से जो ये अशोक है, अशोक का 13वां शिलालेख से हमको, दीर्घा शिलालेख से हमको अशोक के कलिंग विजय की जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद कलिंग विजय के दौरान फिर आप लोगों को पता होगा कि अशोक जो है, अशोक ने बौद्ध धर्म को जो है क्या है, स्वीकार कर लेता है। कलिंग विजय के पश्चात अशोक बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लेता है। हेंग सांग के अनुसार उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षा दी थी। या राइट, तो याद रखिएगा कि अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा किसने दी थी, तो उपगुप्त ने दी थी। राइट, और यदि चंद्रगुप्त को बोल दे तो किसने जैन धर्म की दीक्षा दी थी, तो भद्रबाहु ने दी थी। ये पॉइंट भी आपको याद रखना होगा। मौर्यों के केंद्रीय प्रशासन की यदि हम बात करें तो मौर्यकालीन केंद्रीय प्रशासन कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत पर आधारित है। जो विष्णुगुप्त कौटिल्य ने अपना सप्तांग सिद्धांत निकाला है, ठीक है, अर्थशास्त्र में, उसी सप्तांग सिद्धांत पर मौर्यकालीन की जो केंद्रीय व्यवस्था थी वह संचालित होती थी। राजा का पद चूंकि वंशानुगत होता था और राजा की सहायता के लिए मंत्रिपरिषद होती थी। ठीक है, जिसमें प्रधानमंत्री, सेनापति, युवराज तथा मुख्य समाहर्ता आदि सम्मिलित होते थे। यूनानी इतिहासकारों ने अध्यक्ष को मजिस्ट्रेट कहा है। राइट, तो मौर्यकालीन में क्वेश्चन क्या आ सकता है कि मौर्यकालीन में अध्यक्ष को क्या कहा जाता था, तो मौर्यकालीन में अध्यक्ष को मजिस्ट्रेट कहा जाता था। दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है कि मौर्यकालीन केंद्रीय प्रशासन व्यवस्था किस पर आधारित है, तो कौटिल्य के सप्त सिद्धांत पर आधारित है। प्रमुख अध्यक्ष कौन कौन होते थे, तो प्रमुख अध्यक्षों की यदि हम बात करें तो एक शुल्काध्यक्ष होता था जो कि व्यापार से प्राप्त चुंगी कर, है ना, प्राप्त कर जो है क्या है, चुंगी कर एकत्र करता था, है ना। एक पौतवाध्यक्ष होता था जो कि माप तौल के मान को जो है क्या है, नियंत्रित करता था। किसके, माप तौल के मान को नियंत्रित करने वाला पौताध्यक्ष कहलाता था। चुंगी कर एकत्रित करने वाला शुल्काध्यक्ष कहलाता था। सूत्राध्यक्ष की बात करें तो वस्त्रोद्योग मंत्री होता था। सूनाध्यक्ष की बात करें तो बूचड़ा खाने या चर्म रोग का अध्यक्ष होता था। लक्षणाध्यक्ष की बात करें तो टकसाल का अध्यक्ष होता था। और घोड़ों की देखभाल करने वाला अश्वाध्यक्ष कहलाता था। हाथियों की देखभाल करने वाला हस्ताध्यक्ष कहलाता था। खान मंत्री जो है अकाराध्यक्ष कहलाता था। राइट, तो जो है क्या है, इनमें अपने को पॉइंट याद रखना होगा। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखने से पहले एक बार और इसका रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, तो घोड़ों की देखभाल करने वाला क्या कहलाता था, तो घोड़ों की देखभाल करने वाला अश्वाध्यक्ष कहलाता था। याद रखिएगा क्या कहलाता था, अश्वाध्यक्ष कहलाता था। ठीक है, दूसरी बात क्या है कि बूचड़ खाने का देखभाल करने वाला क्या कहलाता था, सूनाध्यक्ष कहलाता था। ठीक है, कर को एकत्रित करने वाला क्या कहलाता था, शुल्काध्यक्ष कहलाता था। ठीक है, और क्या था भैया, खान मंत्री क्या कहलाता था, तो खान मंत्री की बात करें तो आकाराध्यक्ष कहलाता था। राइट, एक बार और देख लेते हैं, है ना। शुल्काध्यक्ष क्या था, देखो, कर या चुंगी प्राप्त करने वाला शुल्काध्यक्ष, माप तौल करने वाला, सीधी ये जो है कि शब्द में ही समाहित है,
पौतवाध्यक्ष, राइट। तो माप तौल के मान को नियंत्रित करने वाला पौतवाध्यक्ष। वस्त्र उद्योग क्या कहलाता था, तो वस्त्र उद्योग की बात करें तो सूत्राध्यक्ष, ठीक है। देखो इसको याद कैसे करेंगे, वस्त्र जो है सूती से बनता है, सूती कपड़ा, राइट। तो सूत से याद रख लेना सूत्राध्यक्ष, ठीक है। सूत से सूत, सूत से सूत्र और सूत्र से सूत्राध्यक्ष, ठीक है। तो वस्त्र उद्योग मंत्री की बात करें तो सूत्राध्यक्ष। बूचड़खाने या चर्म उद्योग की बात करें तो सोनाध्यक्ष। टकसाल, ये इम्पोर्टेंट है, टकसाल का जो है लक्षणाध्यक्ष कहलाता था। क्या कहलाता था, टकसाल की बात करें तो लक्षणाध्यक्ष कहलाता था। घोड़ों की देखभाल करने वाला अश्वाध्यक्ष। हाथियों का हस्ताध्यक्ष। खान मंत्री अकाराध्यक्ष। मौर्यकालीन यदि हम सैन्य व्यवस्था की अब बात करते हैं तो मौर्यकालीन सैन्य व्यवस्था की बात करें तो यूनानी इतिहासकारों के अनुसार चंद्रगुप्त की सेना में 6 लाख पैदल सेना, ठीक है। कितने, 6 लाख पैदल सेना, 30,000 अश्वारोही और 9,000 गज सेना तथा 8,000 रथ सेना विद्यमान थी। मैगस्थनीज के अनुसार सेना की देख रेख के लिए एक अलग से विभाग होता था और इस विभाग में 30 सदस्य होते थे। कौटिल्य के अनुसार राजा को सभी वर्गों के लोगों को सेना में नियुक्त करना अनिवार्य था या नियुक्त करना चाहिए, अर्थात यहाँ पर जातिगत या धार्मिक आधार पर भेदभाव न करते हुए सैनिक में या सेना में सभी लोगों को भर्ती किया गया। ये जो कि मौर्यकालीन की सैन्य व्यवस्था को इंगित करता है और उसके मजबूती को इंगित करता है। कौटिल्य के अनुसार राजा को परिस्थिति के अनुसार 3 प्रकार का युद्ध करना चाहिए। कौटिल्य कहते हैं, विष्णुगुप्त कौटिल्य बोलते हैं कि राजा को परिस्थिति यदि कुछ ऐसी आ जाए, ठीक है, तो उसको जो है क्या है, यदि गंभीर परिस्थिति हो या समस्याएं हो तो राजा को अपने दिमाग से 3 प्रकार के युद्ध कर लेने चाहिए। कौन कौन से युद्ध, एक प्रकाशाध्युक्ष, कौटिल्य बोलते हैं कि एक प्रकाश युद्ध करना चाहिए। प्रकाश युद्ध इन द सेंस कि आमने सामने का युद्ध होना चाहिए, ठीक है। मतलब कि एक सामने आपका विरोधी हो और एक आप स्वयं हो, ये प्रकाश युद्ध कहलाता है। दूसरा कूट युद्ध करना चाहिए, चालाकी तथा छलबाजी से युद्ध करना चाहिए, ठीक है। चालाकी से या छलबाजी से युद्ध करना चाहिए। और दूसरी बात है तूषणी युद्ध, अप्रत्यक्ष युद्ध या शत्रु राज्य में गृह युद्ध छिड़वा देना, ये तूषणी युद्ध कहलाता है, ठीक है। तो ये 3 प्रकार के युद्धों की बात की गई है। तूषणी युद्ध एक बार और देख लीजिए कि यदि आप किसी भी राजा से, महाराजा से अपने शत्रु से नहीं जीत पा रहे हैं तो आप उसके पड़ोसी देश को जो है क्या है उसके खिलाफ भिड़का सकते हो और वहाँ गृह युद्ध छिड़वा सकते हो। दूसरी बात कि कूट युद्ध, चालाकी से छलबाजी से युद्ध, अचानक आक्रमण कर दो, जैसे मराठा लोग है ना अचानक आक्रमण कर देते थे, राइट। उसी तरह जो है क्या है ये 3 युद्धों की बात की गई है। मौर्यकालीन गुप्तचर व्यवस्था की बात करें तो गुप्तचर मौर्य काल में जनतांत्रिक परिषदों के अभाव के कारण जनता में मनोभावों, विचारों, इच्छाओं, राजाओं, विरोधियों, विद्रोहियों, अधिकारियों आदि के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए सुदृढ़ गुप्तचर व्यवस्था की स्थापना की गई थी, है ना। अर्थशास्त्र में गुप्तचरों को क्या कहा गया है, तो गूढ़ पुरुष कहा गया है, याद रखिएगा। तो गूढ़ पुरुष कौन कहलाते थे, गुप्तचर कहलाते थे, जो कि अर्थशास्त्र में इसका वर्णन किया गया है। स्ट्रोबो ने क्या कहा है गुप्तचरों को, इंस्पेक्टर कहा है। तो इंस्पेक्टर गुप्तचरों को किसने कहा है, तो याद रखिएगा स्ट्रोबो ने कहा है, ठीक है। याद करने का तरीका, सा से स्ट्रोबो और जो है क्या है सा से इंस्पेक्टर, यस याद रखिए, इंस्पेक्टर और स्ट्रोबो। संस्था क्या कहलाती थी कि संस्था उन गुप्तचरों को कहा जाता था जो कि एक ही स्थान पर रह के गुप्तचारी करते थे। क्या करते थे, ये एक ही स्थान पर खड़े रह के, ठीक है, एक ही स्थान पर जो है क्या है खड़े रहकर गुप्तचारी करते थे। इसको हम क्या कहते थे, इसको हम संस्था कहते थे। और संचरा किसे कहते थे, जो अलग अलग स्थानों पर घूमकर, है ना, जो गुप्तचारी करते थे उसको संचरा कहते थे। तो देखिए संचरा उन गुप्तचारों को कहा जाता था जो राज्य में भ्रमण करते हुए जो है क्या है गुप्तचारी करते थे। जो राज्य में भ्रमण करते हुए गुप्तचारी किया करते थे उसको हम क्या कहते हैं, संचरा कहते हैं। विदेशों में नियुक्त गुप्तचरों को उभय वेतन कहा गया है। तो याद रखना ये भी कि उभय वेतन किसे कहा गया, ये किसी भी वेतन से, कैश से लेना देना नहीं है, इसका सीधा से संबंध है गुप्तचर से, राइट।
तो उभय वेतन किसको कहा गया है? गुप्तचरों को कहा गया है, और ये विदेशों में कहा करते थे। ठीक है, तो 3 प्रकार के गुप्तचर हो गए। एक अर्थशास्त्र में गुप्तचरों को गूढ़ पुरुष कहा गया है। दूसरा, स्ट्रॉबो ने गुप्तचरों को इंस्पेक्टर कहा है। तीसरा, संस्था जो कि स्थायी रहकर गुप्तचारी करते थे। संचरा जो कि भ्रमण करते हुए गुप्तचारी करते थे, उसे संचरा कहते थे। और विदेशों में गुप्तचरों को उभय वेतन कहा गया है। ये हमारी गुप्तचर व्यवस्था हो गई। न्याय व्यवस्था की बात करें तो न्याय व्यवस्था में मौर्य प्रशासन में सबसे बड़ा न्यायालय राजा का केंद्रीय न्यायालय होता था। ग्राम न्यायालय में ग्राम वृद्ध परिषद की सहायता से न्याय करता था। फौजदारी न्यायालयों को कंठक शोधन कहा गया है। ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो फौजदारी न्यायालय को कहा गया है, तो फौजदारी न्यायालय को भैया जो है क्या है, कंठक शोधन जो है क्या है, कहा गया है। दीवानी न्यायालय को धर्म स्थलीय जो है क्या है, कहा गया है। ठीक है, तो दो चीज़ें यहाँ पे याद करने योग्य है। पहला, फौजदारी न्यायालय को कंटक शोधन कहा गया है। दीवानी न्यायालय को धर्म स्थलीय कहा गया है। अशोक ने अपने राज्य अभिषेक के 26वें वर्ष तक 25 बार वृद्ध कैदियों को रिहा किया है। तो याद रखिएगा कितने, 26वें वर्ष तक 25 बार वृद्ध कैदियों को रिहा किया गया था। राजस्व व्यवस्था की अब बात करें तो राजस्व व्यवस्था जो है मौर्य काल में वित्तीय वर्ष आषाढ़ से ज्येष्ठ तक का होता था। भाग क्या कहलाता था कि स्वतंत्र रूप से खेती करने वाले किसानों से लिया जाने वाला भूमि कर था। याद रखिएगा, भाग क्या था, एक तरह का जो है क्या है, भूमि कर था, जो कि स्वतंत्र रूप से खेती करने वाले किसानों से लिया जाता था। अर्थात जो किसान खेती करते थे उन पर किसी भी तरह की रोक टोक नहीं हुआ करती थी, है ना ही किसी का बाहरी हस्तक्षेप हुआ करता था। वे स्वतंत्र थे, राइट, खेती करने के लिए। उन्हीं से एक कर वसूला जाता था, है ना, भूमि कर, जिसका नाम भाग था। अशोक ने लुम्बिनी का भाग काटकर 1/8 कर दिया। लुम्बिनी जो कि एक स्थान है, उसका भाग काटकर, मतलब कि कर काटकर कितना कर दिया, कर घटाकर जो है क्या है, भूमि कर घटाकर 1/8 कर दिया। बिक्री कर की बात करें तो हिरण्य कर क्या होता था, नगद कर हिरण्य कर कहलाता था। और उदग कर की बात करें तो उदग कर जो है यह सिंचाई कर कहलाता था। तो यहाँ पास 2 इम्पॉर्टेंट है, एक हिरण्य कर और एक उदक कर। उदक कर क्या कहलाता था, तो उदक कर जो है यह सिंचाई कर कहलाता था। और हिरण्य कर जो है ये क्या कहलाता था, हिरण्य कर की बात करें तो यह नगद कर कहलाता था। सिंचाई कर और नगद कर हो गए, है ना। नगर प्रशासन की बात करें तो मौर्यकालीन प्रशासन की सर्वोच्चता, मतलब इसकी जो जानकारी है नगर प्रशासन की, हमको इंडिका से मिलती है। कहाँ से प्राप्त होती है, तो मौर्यकालीन नगर प्रशासन की जानकारी इंडिका से प्राप्त होती है। मेगास्थनीज ने नगर प्रशासन के संबंध में पोलीब्रोथा, जिसको हम पाटलिपुत्र भी कहते हैं, पाटलिपुत्र का विवरण दिया है। ठीक है, तो जो मेगास्थनीज की जो इंडिका थी, तो इंडिका में उसने पोलीब्रोथा का जो है क्या है, का वर्णन किया है। और उसी पोलीब्रोथा में जो नगर प्रशासन हुआ करती थी, उसी नगर प्रशासन के बारे में जानकारी जो है क्या है, एकत्रित किया है। मेगास्थनीज के अनुसार पोलीब्रोथा में नगर प्रशासन के लिए 30 सदस्यीय एक सभा थी, जिसमें 5-5 सदस्यों की 6 समितियां थीं। मेगास्थनीज के अनुसार नगर का प्रमुख अधिकारी क्या कहलाता था, एस्ट्रोनोमोई कहलाता था। ठीक है, तो मेगास्थनीज के अनुसार नगर का प्रमुख अधिकारी क्या कहलाता था, एस्ट्रोनोमोई होता था। अन्य प्रशासनिक इकाइयों की बात करें तो अन्य प्रशासनिक इकाइयाँ जो हैं, मौर्य काल में साम्राज्य प्रशासन सुविधा की दृष्टि से अनेक प्रांतों में विभक्त था और प्रांतों को चक्र कहा जाता था। तो याद रखिएगा कि किस काल में प्रांतों को चक्र कहा जाता था, तो मौर्य काल में प्रांतों को चक्र कहा जाता था। मौर्य साम्राज्य अपनी पूर्णतया के समय 5 चक्रों में विभक्त था, अर्थात 5 प्रांतों में 5 राज्यों में विभक्त था। और प्रत्येक चक्र में सम्राट के द्वारा एक प्रांतपति की नियुक्ति की जाती थी, जिसे कुमार कहा जाता था। राइट, तो याद रखिएगा कि प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से अनेक प्रांतों में जो है, दृष्टि से जो राज्य था अनेक प्रांतों में विभक्त था, और प्रांतों में एक प्रांतपति रहता था। ठीक है, और जिसे हम कुमार कहते थे। अशोक के अभिलेखों की बात करें तो अशोक के अभिलेखों की खोज सर्वप्रथम
टिफेंथलर ने की थी। ठीक है, जेम्स प्रिंसेप से पहले भी इसकी अशोक के शिलालेखों की खोज हो चुकी थी 1750 ईस्वी में। कब? 1750 ईस्वी में टिफेंथलर ने की थी। किसने की थी? टिफेंथलर ने, एक नामक पादरी था टिफेंथलर, एक पादरी था, उसने 1750 में अशोक के अभिलेखों की सबसे पहले खोज की थी। इसके बाद 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था और इन्होंने दिल्ली टोपरा अभिलेख को भी जो है क्या है पढ़ा था। तो अशोक ने जेम्स प्रिंसेप ने 2 अभिलेख पढ़े हैं अशोक के, एक दिल्ली टोपरा का अभिलेख भी पढ़ा है और एक अशोक के अभिलेखों को भी जो है क्या है पढ़ा है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, अशोक के अभिलेखों की मूल भाषा क्या थी? तो अशोक के अभिलेखों की मूल भाषा प्राकृत थी। अशोक के अभिलेखों में कुल 4 लिपियों का प्रयोग हुआ है। कौन कौन सी? ब्राह्मी लिपि, खरोष्ठी लिपि, अरमाइक लिपि और यूनानी लिपि। कौन कौन सी? ब्राह्मी लिपि, ब्राह्मी लिपि, यूनानी, खरोष्ठी और अरेकमाई। ठीक है, जो कि सबसे ज़्यादा ब्राह्मी का उपयोग भी किया गया, ब्राह्मी लिपि का उपयोग किया गया है। राइट। तो दीर्घ शिलालेख, अशोक अभिलेखों के वर्गीकरण की बात करें तो पहला आता है दीर्घ शिलालेख। दीर्घ शिलालेख में देखते हैं, दीर्घ शिलालेख प्राकृतिक चट्टानों पर लिखे गए लंबे लेख हैं। ठीक है, इसमें प्रशासन एवं धम्म से संबंधित लेख है। देखो, जो दीर्घ शिलालेख लिखे गए हैं वो प्राकृतिक चट्टानों पर, बड़े बड़े चट्टानों पर लिखे गए हैं। और इसमें क्या लिखा गया है दीर्घ शिलालेख में कि जो अशोक के समय जो प्रशासन था, जो धम्म था, उससे संबंधित जानकारी लिखी गई है। इनमें कुल 14 बातें लिखें, इसलिए इन्हें चतुर्लेख भी कहा गया है। ठीक है, ये जो दीर्घ शिलालेख हैं अशोक के, इन अशोक के दीर्घ शिलालेखों में 14 बातें लिखी गई हैं जिसको हम चतुर्लेख भी कहते हैं और ये 8 स्थानों से प्राप्त होते हैं। दीर्घ शिलालेख में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? तो ब्राह्मी लिपि का और खरोष्ठी लिपि का जो है क्या है प्रयोग किया गया है। राइट। ठीक है, तो जो है क्या है ये क्या हो गया अपना दीर्घ शिलालेख हो गया। क्या है दीर्घ शिलालेख? कि बड़े बड़े प्राकृतिक चट्टानों पर लिखे गए हैं और उसमें क्या लिखा गया है दीर्घ शिलालेख में? प्रशासन और धम्म के बारे में जानकारी दी गई है। इसमें 14 बातें लिखी गई हैं, इसीलिए इसे चतुर्लेख भी कहा जाता है। और लिपि की बात करें तो 2 लिपियों का प्रयोग किया गया है, एक ब्राह्मी लिपि और एक खरोष्ठी लिपि। तो क्वेश्चन आ सकता है कि अशोक के दीर्घ शिलालेख में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? तो खरोष्ठी लिपि और ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया है। अब लघु शिलालेख की बात करते हैं। लघु शिलालेख में प्राकृतिक चट्टानों पर ये भी लिखे गए हैं, लेकिन छोटे लेख हैं, ना कि दीर्घ लेख। ठीक है, इसलिए इसको अपन लघु शिलालेख कहते हैं। क्यों? क्योंकि चट्टानों पर लिखे गए हैं लेकिन इतने बड़े बड़े लेख नहीं हैं, छोटे छोटे लेख हैं। इनमें अशोक के व्यक्तिगत जीवन से संबंधित लेख है। तो क्वेश्चन आएगा कि लघु शिलालेख में अशोक के क्या है? तो व्यक्तिगत जीवन से संबंधित लेख है। यह क्वेश्चन आ सकता है कि किस लेख में या किस अभिलेख या शिलालेख में अशोक के व्यक्तिगत जीवन के बारे में बताया गया है? तो लघु शिलालेख में, है ना। ये लघु शिलालेखों की बात करें तो 20 से अधिक स्थानों से प्राप्त हुए हैं और इसमें केवल और केवल ब्राह्मी लिपि का जो है क्या है प्रयोग किया गया है। तो लघु शिलालेख में किस लिपि का? ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया है। लघु शिलालेख छोटे लेख हैं, है ना। इसमें जो है अशोक के व्यक्तिगत जीवन के बारे में जानकारी के बारे में बताया गया है। दीर्घ स्तंभ लेख अब आता है। अब ये शिलालेख हो गए। अब स्तंभ लेख की बात करें तो ये पत्थर के स्तंभ पर लिखे गए लंबे लेख हैं। इनमें अशोक के प्रशासन एवं धम्म से संबंधित जानकारी मिलती है, जो कि दीर्घ शिलालेख में है। इनमें अधिकतम 7 बातें लिखी गई हैं। 7वां लेख केवल दिल्ली टोपरा स्तंभ में जो है क्या है लिखा गया है। कौन सा? 7वां लेख। 7वां लेख क्या है? तो 7वां लेख जो है केवल दिल्ली टोपरा स्तंभ में है। ये कुल 6 स्थानों से प्राप्त हुए हैं और इनमें भी ब्राह्मी लिपि का जो है क्या है प्रयोग किया गया है। तो केवल और केवल ब्राह्मी लिपि का उपयोग 2 लेख में लिखा गया है। एक तो लघु शिलालेख हो गया और एक दीर्घ स्तंभ लेख हो गया। ठीक है, दीर्घ स्तंभ लेख
टोटल और ऑल ओवर की बात करें तो दीर्घ शिलालेख की तरह ही है, बस इसमें एक अंतर ये आ गया है दीर्घ स्तंभ लेख में कि इसमें केवल ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया है, और जबकि दीर्घ शिलालेख में ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि का प्रयोग जो है क्या है किया गया है। ठीक है। अब इसके बाद स्तंभ लेख के बाद लघु स्तंभ लेख आते हैं। लघु एक दीर्घ स्तंभ लेख हो गया, अब लघु स्तंभ लेख ये पत्थर के स्तंभों पर लिखे गए छोटे लेख हैं और इनमें अशोक के प्रशासनिक निर्देश दिए गए हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा पूरे स्तंभ लेख शिलालेख में केवल और केवल अशोक के व्यक्तिगत जानकारी लघु शिलालेख से ही प्राप्त होती है। ठीक है, लघु स्तंभ लेख ये छोटे लेख हैं, ठीक है, लेकिन पत्थरों के स्तंभ पर लिखे गए हैं, है ना। इसमें भी प्रशासन के बारे में जानकारी मिलती है। ये कुल 5 स्थानों से प्राप्त होते हैं और इनमें ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया है। ठीक है, अन्य क्या है कि गुहा लेख बराबर की पहाड़ी में अशोक ने 4 गुफाएं बनवाई थी और इनमें इसी में लेख लिखवाए हैं। ठीक है, तो गुहा लेख बराबर की पहाड़ियों में, गुहा लेख इन द सेंस से क्या है कि जो गुफाएं हैं पत्थरों की उनमें अशोक के लेख भी मिलते हैं, जिसको हम गुहा लेख कहते हैं। और गुहा लेख कहाँ मिलता है अशोक का, तो बराबर की पहाड़ियों से प्राप्त होता है। दूसरा, ये लेख जो है द्विभाषिक लेख सर ए क्यूना से प्राप्त हुआ है। इसमें यूनानी एवं अरमाइक लिपि में लेख लिखा गया है। ये जो गुहा लेख हैं, ठीक है, ये जो गुहा लेख है बराबर की पहाड़ियों में प्राप्त हुए हैं, तो ये जो है क्या है द्विभाषिक लेख हैं। क्या है, 2 भाषिक लेख हैं। और जो है क्या है किसने प्राप्त किया है, सर ए क्यूना से प्राप्त हुआ है और इसमें यूनानी एवं अरमाइक लिपि का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, धौला एवं जौगढ़ से प्राप्त दीर्घ शिलालेख में लेख नंबर 11, 12, 13 नहीं मिलते। यहाँ से 2 पृथक लेख मिलते हैं। पाकिस्तान से प्राप्त दीर्घ शिलालेख की लिपि खरोष्टी है, तो याद रखिएगा क्या, पाकिस्तान से प्राप्त दीर्घ शिलालेख की लिपि कैसी है, तो पाकिस्तान से जो दीर्घ शिलालेख की प्राप्ति हुई वह खरोष्टी लिपि है। चूँकि आप यहाँ पे आप जो है क्या है दिमाग लगा भी सकते हैं कि जो दीर्घ शिलालेख है उसमें 2 ही लिपियों का प्रयोग किया गया है, या तो उसकी लिपि खरोष्टी होगी या तो लिपि ब्राह्मी होगी। तो भारत में जो पाए गए हैं वो ब्राह्मी और खरोष्टी दोनों लिपि हैं, लेकिन जो पाकिस्तान में दीर्घ शिलालेख पाया गया है उसकी लिपि खरोष्टी लिपि है। ठीक है, भ्राबू लघु शिलालेख में अशोक के द्वारा बौद्ध धर्म में आस्था व्यक्त किए जाने का उल्लेख किया गया है। तो क्वेश्चन क्या बनेगा अब यहाँ से, ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बनेगा भैया इसमें, तो क्वेश्चन ये बनेगा कि जो किस शिलालेख में अशोक के द्वारा बौद्ध, है ना, अशोक के द्वारा बौद्ध धर्म में आस्था व्यक्त किए जाने का जो है क्या है उल्लेख किया गया है बौद्ध धर्म में। ठीक है, तो किस भ्राबू लघु शिलालेख में, याद रखिएगा भ्राबू लघु शिलालेख में अशोक के द्वारा बौद्ध धर्म में आस्था व्यक्त किए जाने का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट यदि हम देखते हैं तो भाब्रू लघु शिलालेख में अशोक ने स्वयं को मगध का राजा बताया है। तो किस शिलालेख में बताया है मगध का राजा अशोक ने, तो भाब्रू लघु शिलालेख में। येरागुडी से दीर्घ एवं लघु शिलालेख दोनों प्राप्त होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि द्वितीय दीर्घ शिलालेख में अशोक के द्वारा अपने साम्राज्य एवं पड़ोसी राज्यों में मनुष्यों एवं पशुओं की चिकित्सा का प्रबंध कराए जाने का उल्लेख मिलता है। तो किस शिलालेख में मिलता है, तो याद रखिएगा द्वितीय दीर्घ शिलालेख में। द्वितीय दीर्घ शिलालेख में क्या जानकारी मिलती है कि अशोक ने अपने साम्राज्य एवं पड़ोसी राज्यों में मनुष्य एवं पशुओं की चिकित्सा का प्रारंभ किया है। तो कुल मिला के बात याद रखिएगा, चिकित्सा का प्रारंभ मनुष्य और पशुओं का किस शिलालेख में किया गया है, तो द्वितीय दीर्घ शिलालेख में किया गया है। रुमनदेई स्तंभ लेख में अशोक के द्वारा बलि नामक कर समाप्त करने एवं भूमि कर घटाकर 1/8 करने का उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो ये जो भाग कर 1/8 कर दिया रहा, ठीक है, अशोक ने, तो देखिए क्वेश्चन क्या बनेगा यहाँ से कि किस शिलालेख से अशोक के द्वारा बलि नामक कर समाप्त कर दिया गया और भूमि कर घटाकर 1/8 कर दिया गया। ठीक है, तो बलि नामक कर लिया जाता था और जो है क्या है भूमि कर 1/8 कर दिया गया। किस शिलालेख में,
रुमनदेई स्तंभ लेख में, ये भी बात याद रखिएगा। इलाहाबाद कौशाम्बी लघु स्तंभ लेख को रानी का अभिलेख भी कहते हैं, ठीक है। तो रानी का अभिलेख क्या है? इलाहाबाद कौशाम्बी लघु स्तंभ लेख को, ठीक है। पृथक पृथक अभिलेख में अशोक कहता है कि सभी मनुष्य मेरे संतान के समान है। तो किस अभिलेख में? नाम है पृथक पृथक अभिलेख में, ठीक है। पृथक पृथक अभिलेख में अशोक कहता है कि सभी मनुष्य जो है क्या है, मेरी संतान है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है भैया मेरे? 5वें दीर्घ शिलालेख में अशोक के द्वारा अपने अभिषेक के 13वें वर्ष में धर्म महापात्र नामक अधिकारी की नियुक्ति किए जाने का 5वें दीर्घ शिलालेख में अशोक के द्वारा अपने अभिषेक के 13वें वर्ष में धर्म महामात्र नामक अधिकारी की नियुक्ति किए जाने का उल्लेख मिलता है। तो क्वेश्चन क्या बनेगा कि किस अभिलेख में जो है क्या है अशोक के द्वारा अपने 13वें अभिलेख में धर्म महामात्र नामक अधिकारी की नियुक्ति का उल्लेख मिलता है? तो 5वें दीर्घ शिलालेख में जो है क्या है मिलता है। 13वें दीर्घ शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है, जो कि सबको पता है। सामाजिक व्यवस्था की बात करें तो सामाजिक व्यवस्था कैसी थी मौर्य काल की? तो कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में परंपरागत 4 वर्णों का उल्लेख किया है और मैगस्थनीज ने चतुर्वर्ण व्यवस्था का उल्लेख नहीं किया था, किंतु उसने आर्थिक आधार पर भारतीय समाज को 7 वर्गों में बांटा था, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या बनता है कि जो मैगस्थनीज है उसने मौर्यकालीन की प्रशासनिक व्यवस्था में समाज को कितने भागों में या सामाजिक व्यवस्था को कितने भागों में बांटकर उसका जो है क्या है संचालन किया है? तो 7 वर्णों में बांटकर, ठीक है। 7 भागों में क्या क्या भाग थे भैया इसके? जो है क्या क्या भाग थे मैगस्थनीज के? तो एक तो दार्शनिक में बांटा था कि बोल रहा है कि जो मौर्यकालीन प्रशासनिक या जो सामाजिक व्यवस्था थी उसमें जो है क्या है एक दार्शनिक व्यक्ति हुआ करता था, कुछ कृषक थे, समाज में पशुपालक, व्यापारी, शिल्प, सैनिक, निरीक्षक और जो है क्या है मंत्री हुआ करते थे। इन 7 भागों में बांटकर उसने जो है क्या है सामाजिक व्यवस्था को वर्णन किया है। दार्शनिक इसके अंतर्गत पुजारी हुआ करते थे, भिक्षुक हुआ करते थे तथा विद्वान होते थे। मैगस्थनीज कहता है कि मौर्यकालीन जो सामाजिक व्यवस्था थी वहाँ दार्शनिकों के रूप में पुजारी, भिक्षुक और विद्वान आदि जो है क्या है सभाओं में उपस्थित होते थे। कृषक की बात करें तो मैगस्थनीज ने 7 वर्गों में कृषकों की संख्या को बताया है, जो है क्या है ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। कितने वर्गों में? 7 वर्गों में कृषकों की संख्या को सर्वाधिक बताया है। पशुपालक ये पशुपालन का कार्य करते थे। एक वर्ग व्यापारी शिल्प का हुआ करता था और ये अधिकांशतः नगरों में निवास किया करते थे। एक वर्ग सैनिक था जो कि समाज में किसानों के बाद सैनिक सर्वाधिक संख्या में थे। और निरीक्षक की बात करें तो ये समाज में व्यवस्था का निरीक्षण करते थे। मंत्री समाज में इसके अंतर्गत शासक वर्ग आता था। दास प्रथा, मौर्यकालीन समाज में दास प्रथा प्रचलित थी। स्त्रियों की दशा कैसी थी कि स्त्रियों की स्थिति में पहले की अपेक्षा गिरावट आई थी। समाज में 8 प्रकार के विवाह होते थे और विवाह तथा पुनर्विवाह भी होते थे। पुनर्विवाह करने वाली स्त्रियों को पुनर्भू कहा गया है। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, कि पुनर्विवाह करने वाली स्त्रियों को क्या कहा जाता था? पुनर्भू कहा जाता था। और यह जो है मौर्यकालीन सामाजिक व्यवस्था को इंगित करता है। आर्थिक जीवन में यदि बात करें तो प्रमुख जो था कृषि थी। कौटिल्य ने कृषि, पशुपालन तथा वाणिज्य को सम्मिलित रूप से वार्ता कहा है। क्या कहा है? वार्ता कहा है। तो वार्ता क्या कहलाता था? तो कौटिल्य के अनुसार कृषि, पशुपालन तथा वाणिज्य इन तीनों का सम्मिलित रूप ही वार्ता कहलाता था। और मैगस्थनीज के अनुसार मौर्यकालीन भारतीय समाज में 7 वर्गों को कृषकों की संख्या की सर्वाधिक बोला गया है, उसके अनुसार बांटा गया है। मौर्यकाल में कृषक स्वतंत्र रूप से कृषि करते थे, परंतु राज्य के द्वारा शीताध्यक्ष की देखरेख में कृषि करवाई जाती थी। तो याद रखिएगा शीताध्यक्ष क्या कहलाता था? जो कृषि की देखरेख करने वाला व्यक्ति शीताध्यक्ष कहलाता था। चंद्रगुप्त ने सौराष्ट्र में पुष्पगुप्त वैश्य के नेतृत्व में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था, ठीक है। तो सुदर्शन झील का निर्माण कहाँ है? तो सौराष्ट्र में। किसने करवाया था? पुष्पगुप्त ने, जो कि चंद्रगुप्त का जो है क्या है
सहायक था। अर्थशास्त्र के अनुसार वर्ष में 3 फसलें उगाई जाती थी। एक थी हेमंत फसल, ग्रीष्मिक फसल और केदार फसल। हेमंत फसल यह रबी की फसल कहलाती थी, ग्रीष्मिक ये खरीफ की फसल कहलाती थी और केदार की बात करें तो ये जायद फसल कहलाती थी, जो कि गर्मियों में उगाई जाती है। उद्योगों की बात करें तो मौर्य काल में अनेक प्रकार के उद्योग थे जो कि राज्य नियंत्रित होते थे। मौर्य काल में कर्मांतिक साम्राज्य के उद्योग धंधों का प्रधान नियंत्रक होता था। मौर्य काल में वस्त्र उद्योग सर्वाधिक महत्वपूर्ण था। भारत में मौर्य काल में सोना निकालने वाली चींटियां भी पाई जाती थी। वाह। व्यापार की बात करें तो मौर्य काल में व्यापार जल तथा स्थल दोनों भागों से हुआ करता था। व्यापारियों के काफिले चलते थे जिन्हें सार्थ कहा जाता था। ठीक है, तो मौर्य काल में सार्थ किन्हें कहा जाता था, जो कि व्यापारियों के काफिलों को जो है क्या है कहा जाता था। व्यापारिक काफिले के नेतृत्व करने वाले को सार्थवाह कहा जाता था। ठीक है, तो देखिए जो सार्थ कहलाता था, क्या कहलाता था, तो व्यापारियों का एक पूरा का पूरा काफिला हुआ करता था। व्यापार करने के उद्देश्य से ये लोग एक स्थान से दूसरे स्थान भ्रमण करते हुए जाते थे, एक काफिले के रूप में। उसे सार्थ कहा जाता था और उस सार्थ का जो नेतृत्व करता रहता था, उस सार्थ का जो नेतृत्व किया करता था, उसको सार्थवाह कहा जाता था। अर्थशास्त्र के अनुसार चीन का बना रेशमी वस्त्र चीन पट्ट भारत में अत्यधिक लोकप्रिय हुआ करता था। भारत के पश्चिमी तट पर भारूकच्छ तथा सोपारा बंदरगाह है। ठीक है, तो 2 बंदरगाह हैं पश्चिमी तट पर, एक भारूकच्छ है तथा सोपारा बंदरगाह है। भारत के पूर्वी तट पर बंगाल में ताम्रलिप्ति बंदरगाह था। ठीक है, तो ताम्रलिप्ति बंदरगाह कहाँ है, बंगाल में जो है स्थित है। मुद्रा की बात करें तो मुद्रा के निर्गमन का अधिकार लक्षणागद्य नामक जो है क्या अध्यक्ष किया करता था। तो मुद्रा का निर्गमन का अधिकार किसके पास हुआ करता था, लक्षणाध्यक्ष नामक अधिकारी होता था, उसके पास होता था। मौर्य काल में मुद्रा सोना चांदी तथा ताम्र की ढाली जाती थी। मौर्य काल में सर्वाधिक लोकप्रिय मुद्रा चांदी की हुआ करती थी। असली तथा नकली सिक्कों की जांच के लिए रूपदर्शक नामक अधिकारी की नियुक्ति की जाती थी। ठीक है, तो मौर्य काल में रूपदर्शक नामक अधिकारी का मुख्य कार्य क्या था, ताकि वह सिक्कों का असली और नकली की पहचान कर सके। मौर्यकालीन कला की बात करें तो मैगस्थनीज के अनुसार पोलीब्रोथा, जिसको हम पाटलिपुत्र कहते हैं, भारत का सबसे बड़ा नगर है और यह गंगा तथा सोन नदियों के संगम पर स्थित है। पोलीब्रोथा 80 स्टेडिया लंबा तथा 15 स्टेडिया चौड़ा है और नगर के बाहर 60 फीट गहरी खाई थी। नगर के मध्य में उद्यानों से घिरा हुआ राजप्रसाद था, जो कि सूसा या पसिपोलिस सीरिया के राजप्रसादों से भी सुंदर था। उत्खनन एवं पाटलिपुत्र से कोई भी राजप्रसाद प्राप्त नहीं हुआ है। फाहयान की, चूँकि हम यहाँ जल्दी जल्दी पढ़ेंगे उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, कुछ इम्पोर्टेंट होगा तो आपको बता दिया जाएगा। फाहयान की बात करें तो फाहयान पाटलिपुत्र के राजप्रसाद वर्णन करते हुए कहता है कि यह राजप्रसाद पत्थरों से निर्मित था। ठीक है, और यह मानव द्वारा नहीं देवताओं के द्वारा निर्मित जो है क्या है प्रतीत होता है। गुफाओं की बात करें तो बराबर की पहाड़ियों में अशोक के 4 गुफाओं का निर्माण करवाया था और उन्हें आजीवक संप्रदाय के साधुओं को दान में दे दिया था। ठीक है, तो अशोक ने बराबर की पहाड़ियों में अपने गुफाओं का निर्माण कराया और उनको किसको दे दिया था, तो किस संप्रदाय को, आजीवक संप्रदाय के साधुओं को दान में दे दिया था। नागार्जुनी पहाड़ी पर अशोक के पौत्र दशरथ ने 3 गुफाओं का निर्माण करवाया था और उन्हें आजीवक संप्रदाय के साधुओं को दान में दिया था। ठीक है, तो कहाँ करवाया था अशोक ने, नागार्जुन पहाड़ी पर। ठीक है, अशोक के पौत्र ने करवाया था, न कि अशोक ने करवाया था, याद रखिएगा। तो देखो अशोक ने बराबर की पहाड़ियों में गुफाओं का निर्माण करवाया था और जबकि नागार्जुन की पहाड़ियों पर इसका पौत्र दशरथ ने 3 गुफाओं का निर्माण करवाया था और उन्हें किसको दिया था, आजीवक संप्रदाय को दिया था। और अशोक ने किसको दिया था, अशोक ने किस संप्रदाय को दिया था, तो ये भी अशोक ने भी जो है क्या है आजीवक संप्रदाय के साधुओं को उसने भी दे दिया था। स्तूप की बात करें तो स्तूप बौद्ध धर्म से संबंधित है। मौर्यकालीन स्तूप
ईंटों से बनाए गए हैं। याद रखिएगा, मौर्यकालीन जो स्तूप है वह उनका निर्माण ईंटों से किया गया है। महावंश के अनुसार अशोक ने 84,000 स्तूप का निर्माण करवाया था। अशोक के द्वारा बनाए गए अनेक स्तूपों में वर्तमान में 2 स्तूप ही शेष बचे हैं, एक सांची का स्तूप और दूसरा सारनाथ का स्तूप। स्तंभ की बात करें तो अशोक ने अपने स्तंभों में लाल बलुआ पत्थरों का प्रयोग किया है। लाल बलुआ पत्थर चुनार तथा मथुरा की पहाड़ियों से लाया गया था। सारनाथ स्तंभ में 4 पशु चलते हुए दिखाए गए हैं, हाथी, वृषभ, सिंह और अश्व। क्या क्या है? हाथी, वृषभ, सिंह और ठीक है, ये सारनाथ स्तंभ है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। 4 पशुओं को चलते हुए दिखा गया। वे पशु हैं, सिंह है, हाथी है, वृषभ और घोड़ा या अश्व है। इन 4 पशुओं के नीचे 24 तीलियों वाला चक्र है। सारनाथ की इसी लाट से भारत सरकार का राज्य चिन्ह वृषभ, अश्व तथा 24 तीलियों वाला चक्र लिया गया है। मूर्तिकला की बात करें तो पतंजलि ने महाभाष्य में लिखा है। तो महाभाष्य किसकी रचना है? तो पतंजलि की है। और पतंजलि ने महाभाष्य में लिखा है, क्या लिखा है कि मौर्य शासक शिव तथा स्कंद की मूर्तियाँ बनाकर बेचते थे। जो मौर्य शासक थे वो किसकी मूर्तियाँ बनाकर बेचते थे? तो भगवान शिव की और तथा स्कंद की मूर्तियाँ। सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रस्तर मूर्ति दीदारगंज से प्राप्त चामार ग्राहड़ी यक्षी की मूर्ति है, जो कि 6 फीट 9 इंच लंबी है। तो पतंजलि ने महाभाष्य में क्या लिखा है कि मौर्य शासक शिव तथा स्कंद की मूर्तियां बनाकर बेचते थे। सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रस्तर मूर्ति जो है वो कौन सी है? दीदारगंज, जो कि पटना से प्राप्त हुई है। ठीक है, क्या नाम है? दीदारगंज, जो कि पटना से प्राप्त हुई है। चामार ग्रहणी यक्षी की मूर्ति है। ठीक है, तो दीदारगंज की जो मूर्ति है किसकी मूर्ति है? चामर ग्रहणी यक्षी की मूर्ति है, जो कि 6 फीट और 9 इंच लंबी है। परखम से यक्ष की मूर्ति प्राप्त हुई है, जिसका सिर टूटा हुआ है। पटना, मथुरा, अहिछत, ठीक है, गाजीपुर आदि के उत्खनन से मरण मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। मृत भांड की बात करें तो राजगृह से राजगृह से साथ जो है क्या है, गाढ़े काले रंग के मृत भांड प्राप्त हुए हैं। महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें, इसके बाद मौर्योत्तर काल आ जाएगा। राइट, महत्वपूर्ण तथ्य क्या है कि चंद्रगुप्त मौर्य भद्रबाहु के प्रभाव में आकर जैन धर्म ग्रहण किया था। चंद्रगुप्त मौर्य संलेखना विधि के द्वारा प्राणों का अंत किया था। ठीक है, दूसरी बात क्या है? दूसरी बात यह है कि कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने धर्म विजय की नीति अपनाई थी। मौर्य काल में सिक्का जारी करने का अधिकार लक्षणाध्यक्ष के पास होता था। अशोक के 8वें दीर्घा शिलालेख से पता चलता है कि अशोक ने धर्म यात्रा की प्रथा प्रारंभ की और सर्वप्रथम अपने अभिषेक के 10वें वर्ष में उसने बोध गया की यात्रा जो है क्या है, प्रारंभ की थी। देखो यहाँ से एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। वो क्वेश्चन कौन सा है कि अशोक ने अपने किस वर्ष में बोध गया की यात्रा की? ठीक है, तो अपने जो है क्या है 10वें वर्ष में बोध गया की यात्रा प्रारंभ की थी। अशोक के 12वें दीर्घा शिलालेख में पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता की बात की गई है। तो पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता की बात किस शिलालेख में की गई है? तो 12वें दीर्घा शिलालेख में पूर्णतः धार्मिक सहिष्णुता की बात की गई है। ठीक है, चाणक्य अपने बचपन में विष्णुगुप्त के नाम से जाने जाते थे। चूँकि यहाँ पास एक पॉइंट है धार्मिक सहिष्णुता। धार्मिक सहिष्णुता है ना, जो टॉलरेंट की बात की गई है, जो टॉलरेंस है उसकी जो बात की गई है यहाँ पे, ये इसका मतलब है कि अशोक ने अब सभी धर्मों को जो है क्या है स्वीकार करना स्टार्ट कर दिया था। उसको किसी भी धर्म से है ना प्रॉब्लम नहीं थी। राइट, कोई बौद्ध धर्म अपनाए, कोई जैन धर्म अपनाए, सब कोई अपना अपना धर्म को स्वीकार करने के लिए स्वतंत्र था। अपने राज्य में यह घोषणा उसने कर दी और इसकी जानकारी हमको 12वें दीर्घा शिलालेख से प्राप्त होती है। चाणक्य अपने बचपन में विष्णुगुप्त नाम से जाने जाते थे। विशाख दत्त के नाटक ग्रंथ मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? तो विशाख दत्त की रचना है। तो विशाख दत्त के नाटक ग्रंथ मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन किया गया है। अशोक के दूसरे एवं 13वें अशोक के दूसरे एवं 13वें दीर्घ शिलालेख में संगम राज्य चोल
पांड्य एवं चेर का उल्लेख मिलता है। यद्यपि इन अभिलेखों में दक्षिण के 2 अन्य राज्य सातीय पुत्र एवं ताम्रपर्णी लंका का उल्लेख है। गोरखपुर जिले में स्थित सौहगोरा से एक अभिलेख प्राप्त हुआ है। इसे चंद्रगुप्त मौर्य के समय माना जाता है। इस अभिलेख में खाद्यान्न को देश के संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में आदेश दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ से जो है क्या है, हमारा मौर्य काल कंप्लीट होता है। और इसके बाद अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे मौर्योत्तर काल। क्या देखेंगे भैया, जो है क्या है, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे मौर्योत्तर काल। तो आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।